अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की इस क्लास चैप्टर नंबर 4 की MCQs के हवाले से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं आपसे। ओके, सेटिंग वो कर ली हमने। यस, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 4 मोशन इन 2 डायमेंशंस, दो आबादी हरकत। देखिए, इसमें जो पहली MCQ है वो कार मूविंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक स्केट्स। दायरे में मुतहर्रिक कार स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है। क्यों फिसल जाती है? सेंटीपिटल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो जाती है, सेंटीपिटल फोर्स ग्रेटर दैन फ्रिक्शन हो जाती है, या सेंटीपिटल फोर्स फ्रिक्शन की इक्वल होती है, या नॉन ऑफ दीज आंसर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, आंसर मैंने नहीं लिखा, आंसर गलती से यहाँ लिख दिया। इस MCQ का जवाब हम बिल्कुल लास्ट में देंगे आपको। इस डेट के लिए तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। पहले हम 2 पर जा रहे हैं। किस MCQ पे जा रहे हैं? 2 पर। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये टॉपिक आपने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से। उसमें होता ही है कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को फर्ज कर लें, आपके पास एक्स एक्सिस है और दिस इज वाई एक्सिस। जब आप उसे प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है। जब ज़ाहिर आप इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो एक वेलोसिटी देंगे, इनिशियल वेलोसिटी v0। तो उसके 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक कहलाता है v0x और दूसरा कंपोनेंट कहलाता है v0y। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है थीटा, जिस पे आपने उसको प्रोजेक्ट किया था। अब होता कुछ इस तरह से है कि जब प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। यहाँ तक कि इंतहाई बुलंदी पर v0y की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, वो कांस्टेंट रहती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया होता है। यानी इसमें हमने एयर फ्रिक्शन को कर दिया है निगलेक्ट। तो हवा जो कि इसकी v0x कंपोनेंट को कम कर सकती थी या बढ़ा सकती थी अगर इस डायरेक्शन में जिस तरफ जा रहा है प्रोजेक्टाइल, तो चूँकि एयर निगलेक्ट हो गई है तो v0x को चेंज करने वाला कोई सोर्स नहीं है, एयर नहीं है। लिहाजा v0x तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हाफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिक्रीज़ होगा v0y से v0y 0 तक। उसके बाद जो बकिया हाफ मोशन है उसमें फिर v0y की वैल्यू ऐसा ऐसा क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगी v0y की वैल्यू, यहाँ तक कि वो ज़मीन के इस पॉइंट से टकरा जाएगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखिएगा, जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय किया इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। इसने जो मैक्सिमम हाइट तय की है इसको मैक्सिमम हाइट अटेंड कहा जाता है। फिर जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक पहुँचने में हाफ मोशन तक जो टाइम लगा वो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कहलाता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन जितने अरसे में कंप्लीट हुई यहाँ से यहाँ तक, उसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो डिस्कस किए जाते हैं जब टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। अभी हमें यहाँ डिस्कस करना है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन। हॉरिजॉन्टल रेंज का निसार किस पर होता है? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही होगा। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर होता है। यानी हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो ये है v0² अपॉन g sin 2 थीटा। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, रेंज थीटा पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड करती है, और रेंज g पे, ग्रेविटी पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है इन्होंने ऑप्शन दिया क्या क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है, तो जवाब है यस। g एट द प्लेस क्या ग्रेविटी की वैल्यू पे डिपेंड करती है? तो ज़ाहिर रेंज के मामले में ग्रेविटी भी है। क्या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल पे डिपेंड करती है? तो यस, वेलोसिटी पर भी है क्योंकि इसके फार्मूले में वेलोसिटी भी आई हुई है। क्या ऑल ऑफ देम सब पे डिपेंड करती है? तो जाहिर सी बात है तीनों पे डिपेंड करती है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम होगा इसका। ओके, इस पेज को संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि इसको डिस्कस करना है। और जो मैक्सिमम हाइट है उसका फार्मूला चलें जब वो आएगी MCQ तो फिर डिस्कस कर लेंगे आपसे। अब नेक्स्ट उसकी तरफ जाइए, क्या है भाई? When angular velocity of a disk increases, एक सर्कुलर डिस्क है गोल प्लेट, जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो कह रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फ़ा है और एंगुलर वेलोसिटी है क्या वो कैसे होते हैं? वो पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं? 4 ऑप्शन है, हमने पैरेलल का लिखा है यहाँ पे जवाब। क्योंकि जब कोई सर्कुलर डिस्क उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है, सर्कुलर डिस्क के घूम रही है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, याद है आपको एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं? थीटा अपॉन टाइम को। क्योंकि जब कोई बॉडी मूव करती है तो वो एंगल बनाती है सेंटर पर। 1 सेकंड में जो एंगल सेंटर पर बनता है डेट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी।
तो अब अगर फ़र्ज़ कर लें उसकी एंगुलर वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है तो उसके नतीजे में क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, जिसको हम अल्फ़ा की अलामत से शो करते हैं, जिसका फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो याद रखिएगा कि जब एंगुलर वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन प्लेन ऑफ द सर्कल के परपेंडिकुलर होती है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है लिहाजा एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी के साथ होती है। लेकिन यहाँ पे एक बारीक सा नुक्ता है, होता ये है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी में इजाफा हो तो जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की अपवर्ड है, ऊपर की तरफ, अब देखें ये ऐसे नहीं है कि सर्किल ऐसे बना हुआ है, तो किस तरफ है, ऊपर की तरफ। राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, फिंगर टिप्स को आप डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन को शो करती हैं, फिंगर टिप्स रेक्टिंग थंब जो है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को शो करता है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, या घट रही है तब भी ऊपर होगी। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फ़ा, यानी दोनों पैरेलल होंगे और एक ही डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी में कमी वाक़ हो रही हो, क्या हो, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो, तो उस सूरत में क्या होता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ओमेगा से पलट जाती है, अपोजिट हो जाती है, यानी दोनों एंटी पैरेलल हो जाते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क इंक्रीजेज, एंगुलर वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव पैदा होगा। तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में अल्फ़ा होगा, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक ही डायरेक्शन में। ये इसका जवाब है। उसके बाद कह रहे हैं नंबर 4, एन एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर, द एंगल सबटेंडेड, ये समझने वाली एमसीक्यू आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं इस पर गौर कीजिए थोड़ा सा जी, इसको बना के रखना चाहिए था, चलो खैर कोशिश करेंगे तेज़ी से हो जाए इस पर गुफ्तगू। कह रहे हैं द एन एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज़ डबल दैट ऑफ इट्स रेडियस, वो कितना होगा। देखिए होता ही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दायरे में हरकत करता है इस डेट के लिए, तो ये सेंटर है, ये रेडियस कहलाता है, आप जानते हैं। और जब वो मूव कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या एक आर्क लेंथ तय करता है, जो उसने डिस्टेंस कवर है, फर्स्ट करने पॉइंट है और ये पॉइंट भी है, उसने दायरे पे जो डिस्टेंस तय किया उसको आर्क लेंथ कहते हैं। वो आर्क लेंथ मरकज़ पे क्या बनाता है, एंगल थीटा बनाता है, और आर रेडियस है। तो इन तीनों के दरमियान एक कनेक्शन है, एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। इस फार्मूला बनता है यहाँ पे, थीटा जो है वो अगर आप निकालें तो बनेगा एस अपॉन आर, और ये एंगल हमेशा रेडियन में मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे इसमें क्या कह रहे हैं, एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज़ डबल दैट ऑफ इट्स रेडियस, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो उस आर्क लेंथ से बन रहा है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ द रेडियस, डबल ऑफ द रेडियस। तो इसका मतलब है जो आर्क लेंथ है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस, गिवन है यहाँ पे इस एमसीक्यू के अंदर। तो यहाँ पे इसकी जगह पुट कर दें क्या, 2r, डबल ऑफ द रेडियस, और अपॉन में r मौजूद है, r से r कट गया तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, लेकिन आंसर होगा रेडियन में। किस में होगा, रेडियन में। लेकिन बुक में आंसर 4 ऑप्शन दिए थे, हमने आंसर तो लिख दिया यहाँ पे, ये होगा 4 ऑप्शन है और चारों डिग्री में थे, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। तो याद रखिएगा जो 2 पाई रेडियन है डेट इज़ 2 पाई रेडियन, ये बराबर होता है 360 डिग्रीज़ के। 2 पाई रेडियन, 2 से अगर हम पाई को इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 2 रेडियन, ये पाई यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो 360 अपॉन पाई, और साथ में मौजूद है डिग्री। तो अगर आप जवाब देना चाहें डिग्री में तो 2 रेडियन बराबर है 360 अपॉन पाई डिग्री के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रेडियन की जगह आ जाएगा 360 अपॉन पाई, जवाब आ गया डिग्री में। लेकिन ज़ाहिर है आंसर जो है वो पाई की फॉर्म में नहीं दिए हुए थे चारों, वो डिग्री की फॉर्म में दिए हुए, यानी पाई नहीं था। तो यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 360 अपॉन पाई की वैल्यू होती है 3.142। अब इसको आप डिवाइड कर लें, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 114.59 आई थिंक था, उसको चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, या कैलकुलेटर है हमारे पास, हम चेक कर लेते हैं। 360 को डिवाइड करें किससे, 3.14, अच्छा सॉरी 360 डिवाइडेड बाय 3.142, तो 114.57 आ रहा है, 76 और इस तरह से वैल्यूज़ आ रही है, 0.57 ले लेते हैं, ठीक है ये डिग्री में आ गया। लेकिन आंसर दिया हुआ था 114.6, इसका मतलब उन्होंने इसको राउंड किया होगा,
तो 114.7 चूँकि 5 से बड़ा है तो इसको आप राउंड कर दें तो 5 इसका जो प्रीवियस डिजिट है उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। तो 6 डिग्री, जिसमें हमने केमिस्ट्री में हमने रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रखे हैं, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा भाई। तो 114.6 डिग्री ये आंसर होगा। आप और कीजिएगा कि इस MCQ के अंदर 3-4 चीज़ें उन्होंने पूछनी। सबसे पहले उन्होंने जो है ये एक फार्मूला पूछा आपसे, S = r थीटा। फिर ये भी पूछा इस फार्मूले में एंगल किस में होता है, तो आपको जानते हैं रेडियन में होता है, लेकिन जवाब डिग्री में दिया हुआ था तो फिर पूछा कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, लिहाजा वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। वहाँ से 2 रेडियन इतने डिग्री के बराबर निकला, लेकिन जब आप पाई की फॉर्म में नहीं था तो फिर पूछा पाई की वैल्यू क्या होती है, तो आपने पाई की वैल्यू पता थी आपको 3.142 पुट की। जब डिवाइड किया तो जवाब 114.57 आया, लेकिन ये आंसर नहीं, आंसर उन्होंने 6 डिग्री दिया है। फिर उन्होंने पूछा कि राउंड कैसे करते हैं, तो राउंड करने का तरीका क्या होता है, आखिरी डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो फिर क्या कहते हैं, पिछले उसको ख़त्म करने के बाद पिछले डिजिट में 1 का इजाफा कर देते हैं, ये राउंडिंग कहलाता है, राउंड ऑफ द नंबर। तो इस तरह से 114.6 डिग्री हुआ। तो 4-5 चीज़ें एक साथ पूछ ली थी MCQ में। MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हवाले से। आइए नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट, ये तो खैर बहुत ही बच्चों वाली चीज़ आ गई। हम जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। दायरे में मुतहरिक जिसमें 1 सेकंड में मरकज़ पर जो एंगल बनाता है वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसका फार्मूला लिखते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसके 3 यूनिट हैं, एक है डिग्री पर सेकंड, एक है रेडियन पर सेकंड और एक कहलाता है रेवोल्यूशन पर सेकंड। कितने यूनिट हैं, 3। लेकिन SI सिस्टम में हम ये रेडियन पर सेकंड यूज़ करते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, जो ऑप्शन दिया गया। उसके बाद अगली MCQ है, द एंगल बिटवीन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दरमियान क्या एंगल होता है, तो 90 होता है। कैसे होता है, होता ये है कि जब कोई बॉडी दायरे में हरकत करती है तो उसमें 2 तरह के एक्सेलरेशन पाए जाते हैं। एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिसकी डायरेक्शन आप जानते हैं कि सेंटर की तरफ होती है, जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से पैदा होता है, क्योंकि दायरे में मुतहरिक जिस्म की पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, तो जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पैदा कर देती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब चूँकि बॉडी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही है तो किसी भी पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट लाइन के साथ होती है, तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो उसके नतीजे में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टेंजेंट लाइन के साथ होती है किसी भी पॉइंट पर, उसको हम AT की अलामत से शो करते हैं। यानी दायरे में जब कोई जिस्म मुतहरिक है तो 2 तरह के एक्सेलरेशन है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट अलोंग द टेंजेंट लाइन। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो दोनों एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री का, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से पैदा होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से पैदा होता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, ये आपके सामने क्लियर हो गई बात। उसके बाद है 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। ये फिर उसी टाइप की MCQ पूछ ली, आसान है ये। क्या पूछा, ये मैं असल में पेज ज़ाया नहीं करना चाह रहा, यहाँ आ जाए। 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, ये पूछा हमने, ठीक है ना भाई। ये 1 रेडियन इज इक्वल टू, जो जवाब है 57.3। तो ये कैसे आया, तो हम ये बात जानते हैं कि जो 2 पाई रेडियन है उसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जब कोई जिस्म दायरे में एक चक्कर मुकम्मल करता है तो मरकज़ पे 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है और डिग्री में कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। अब आप दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड कर दें, किससे, इधर भी 2 पाई से डिवाइड कर दें और 360 डिग्री को भी 2 पाई से डिवाइड कर दें, तो देखें 2 पाई से कट गया तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1 रेडियन। और यहाँ 2 और 360 को काटेंगे तो 180/पाई होगा डिग्री। और फिर उसके बाद देखें क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। अब आपके जहन में पाई की वैल्यू 3.142, क्या आप क्या इतना लंबा काम करेंगे, नहीं भाई, ये काम तो आपने कर रखा है, ये आपने यकीनन से आपके असतिज़ा कराम ने, टीचर हजरात ने कॉलेजेस में या कोचिंग सेंटर्स में या ट्यूशन सेंटर्स में आपको सिखाई होंगी और आपने स्टडी किया हुआ है। इस डेट क्लियर, ये तो हम उसको फिर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये तो आपको याद, डायरेक्ट चीज़ें याद होनी चाहिए। इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाता है 57.3 डिग्री। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर ये आ गया।
उसके बाद कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से एक MCQ और आ गया, अभी हमने डिस्कस किया था इसलिए पेज को मैं हटाना नहीं चाहता। प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, द बाई कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी विल बी मिनिमम। जब आप प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, V0 एक्स कॉम्पोनेंट और V0 वाई कॉम्पोनेंट। तो कह रहे हैं वाई जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है उसकी वैल्यू मिनिमम होती है। तो जब आप मौजूद है कहाँ होती है, इस पॉइंट पर, यानी जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट जब आता है मैक्सिमम हाइट पर वाला पॉइंट, दिस हाईएस्ट पॉइंट, इस पर पहुंचने के बाद V0 बाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ग्रेविटी से ये मुकम्मल हट जाता है। उसके बाद बाकी आधी मोशन के दौरान फिर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इसमें V0 बाई की वैल्यू में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर V0 बाई की वैल्यू मिनिमम होती है, जो तकरीबन 0 के बराबर होती है। is fired at an angle theta with horizontal, y component of its velocity will be minimum at the highest point, आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होते हैं भाई, एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन बताइए। डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ये एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन तो आप आराम से बता सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है बताया हुआ, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एक सेकंड में मरकज़ पर जो एंगल बनाती है दायरे में मुतहर्रिक जिस्म या बॉडी, उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। इसका यूनिट देखें क्या है, इसके डायमेंशन देख लें। जो एंगल है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल इज़ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो इसकी जगह 1 लगा दें। और जो डेल्टा टी टाइम, इसका तो डायमेंशन होता है, टाइम है टी को ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा, बोले टी इनवर्स। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या बन गया, टी इनवर्स। तो यही होगा यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे तो आंसर ये लिखा हुआ है बुक में, जो 10 ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनमें आंसर ये था m की पावर 0 l की पावर 0। तो ये वही चीज़ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0 t की पावर 0 l की पावर 0 सॉरी क्या l की पावर 0 t की पावर -1, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर 0 आ जाए तो 1 के इक्विवेलेंट होता है। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 1 1, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, टी इनवर्स। तो l और m को लाने के लिए, क्योंकि डायमेंशन 3 होते हैं, एल लेंथ, मास और टाइम, एल एम और टी, तो हम चूँकि एल और एम इसमें नहीं है तो उनको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं पावर 0 लगा के। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन असल डायमेंशन सिर्फ क्या है, टी की पावर -1 है। ओके, उसके बाद है अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। एक जिस्म जो है दायरे में मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस कहलाता है। ओके, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कंप्लीट्स 2 रेवोल्यूशन, 2 चक्कर काटता है, एक चक्कर फिर दूसरा चक्कर, 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए। रेडियस ऑफ द सर्किल इज आर, जो रेडियस है दायरे का वो आर है। द रेशो ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, बताना ये कि उसने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया, डिस्प्लेसमेंट और टू द कवर्ड पाथ, और जो पाथ उसने कवर्ड किया दायरे पे 2 रेवोल्यूशन काट कर, उनके दरमियान क्या रेशो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान रेशो बताना है। तो बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट MCQ है ये, कॉन्सेप्ट वाइज। होता है कि यहाँ से चला, जब वो एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस तय करेगा, जो 2πr के बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं। फिर एक और चक्कर मुकम्मल किया उसने दूसरा, तो फिर 2πr के बराबर फासला तय करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr + 2πr, जो 4πr होगा। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और 4πr के दरमियान आपने रेशो लेना है। मेरा आपसे सवाल है, जब ये घूम के वहीं आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना तय होगा, बोलिए। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, d/4πr इज इक्वल टू, यस, जब कोई बॉडी घूमकर उसी पॉइंट पे आ जाए तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। तो d की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह 0/4πr। जब 0 को 4πr से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट और 4πr के यानी डिस्टेंस के दरमियान जो दायरे पे तय किया उसने 2 चक्कर लगा के, जो रेशो है वो 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। क्योंकि आप किसी पॉइंट से चलें, घूम फिरें, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, घूम फिर के दोबारा दुबई जाएं, सऊदी अरब जाएं, फिर वहीं उसी पॉइंट पर आ जाएं, तो डिस्टेंस तो बहुत सारा तय किया आपने यकीनन जहाज़ पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, 0, क्योंकि जहाँ से चले वहीं आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये हो गई 10। अब बची हमारे पास 2 और MCQs। अच्छा देखें, चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है। अ बुलेट इज़ फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकेंड। ये भी कॉन्सेप्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, ये और करते हैं इस पर। एक बुलेट को फायर किया गया है हॉरिजॉन्टली, गन से ही फायर किया गया, जाहिर सी बात है।
हॉरिजॉन्टली फायर किया गया। होता ये है कि जब आप किसी गन से, फ़र्ज़ कर लें ये गन है, इससे आपने बुलेट को फायर किया हॉरिजॉन्टली, बुलेट इसमें से निकली, तो क्या बुलेट हमेशा सीधी ही रहेगी या कट पाथ बनाते हुए नीचे ग्राउंड पर आ जाएगी? तो जवाब है यस, स्ट्रेट तो रहती है कुछ फासले तक, उसके बाद क्या होता है फिर वो नीचे की तरफ आ जाती है। यानी इसका जो आधी मोशन है समझ लें प्रोजेक्टाइल टाइप की है। क्या है? प्रोजेक्टाइल टाइप की। यहाँ से गोली चली और अगर इसको कंप्लीट करना चाहें तो इस तरह, यहाँ तो गोली नहीं आ रही, वो तो फिर ऐसे समझाने के लिए बना दिया। तो याद रखें जब बुलेट फायर होती है हॉरिजॉन्टली तो इसके अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वी नॉट एक्स, वी नॉट वाई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये इसको आप वाई एक्सिस मान लें और इसे क्या मान लें, एक्स एक्सिस मान लें। तो इस डायरेक्शन में चूँकि बुलेट फायर हुई है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो हॉरिजॉन्टल, और ये वेलोसिटी कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है। बुलेट इज़ फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा को निगलेक्ट कर दिया है, एयर फ्रिक्शन को। इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट आफ्टर 2 सेकंड, बताइए 2 सेकंड के बाद, टाइम कितना है, 2 सेकंड के बाद वी नॉट एक्स बताएं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर तो जब टाइम समझ लें 0 था, तो उस वक्त जब फायर किया गया तो वी नॉट एक्स 20 मीटर पर सेकंड है। तो 2 सेकंड गुजरने के बाद वी नॉट एक्स की वैल्यू क्या 20 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, या यही रहेगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की तारीफ क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच मोशन इन विच बॉडी हैज़ 2 components ऑफ इट्स वेलोसिटी वी नॉट एक्स एंड वी नॉट वाई सच दैट द vertical component changes due to the gravitational pull, but the horizontal component remains same throughout the motion because air is neglected. तो जो horizontal component है v नॉट एक्स वो चेंज नहीं होता, हर पॉइंट पर v नॉट एक्स की वैल्यू सेम रहती है, तो वही रहेगी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। एक चीज़ उसको कम कर सकती थी या ज़्यादा कर सकती थी, वो थी हवा, उसको हमने निगलेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि 2 सेकंड क्या जितने भी टाइम के बाद आप देखेंगे तो वेलोसिटी कितनी पाएंगे, 20 मीटर पर सेकंड ही पाएंगे। आखिरी MCQ है, आ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, इसका आंसर है 20 मीटर पर सेकंड की होगी 2 सेकंड के बाद। आ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड, इसको भी समझ लें, ये आखिरी MCQ इस हवाले से है। आ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद आ सर्टेन वेलोसिटी, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मिनिमम इफ इट्स लॉन्च्ड एंगल इज। अब देखिए कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया, वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो जो टोटल टाइम लगा आने में, यानी यहाँ से फायर किया या यहाँ से उसको आपने प्रोजेक्ट किया और ग्राउंड पर आ गया इस पॉइंट पर, तो ये कंप्लीट हो गई प्रोजेक्टाइल मोशन। इस दौरान जो टाइम लगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, उसको टी डेज से शो करते हैं। उसका फार्मूला होता है 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, वी नॉट, जी और थीटा पर। अब उन्होंने पूछा है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिनिमम होगी, इन चारों में से कौन से एंगल पर मिनिमम होगी। तो हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का ताल्लुक साइन थीटा से, साइन थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी टी डैश की वैल्यू भी उतनी कम निकलेगी। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद रखिएगा, इन चारों एंगल्स के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा। पहले आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालें, फिर आप साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालें, फिर आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर से, फिर साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालें। तो साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866, साइन 45 की वैल्यू 0.707, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू 0.86 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है कि वैल्यू कम होती चली आ रही। तो साइन 30 डिग्री वो एंगल है कि जिस पर साइन की वैल्यू इन चारों एंगल में सबसे कम निकलेगी, तो टी डैश की वैल्यू भी सबसे कम आएगी। तो आंसर क्या होगा 30 डिग्री। कि अगर प्रोजेक्टाइल को आप 30 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे, सबसे छोटे एंगल पर फेंकेंगे तो जल्दी नीचे गिर जाएगा। यूँ भी समझ सकते हैं आप फिज़िकली, जितना छोटा एंगल होगा उतना ही छोटा पाथ बनेगा और करीब गिर जाएगा, उसके नतीजे में टाइम भी कम लगेगा और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिनिमम हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं बात को? उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 5 के साथ।